नमस्कार दोस्तों, ल्यूसेंट के सामान्य ज्ञान के इस डे 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें रिक्वेस्ट आया कि सर आप जो रीड करते हो उसे सर लाइन बाय लाइन पढ़ो और हमें बुक भी दिखाओ ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। इस मुहिम को हमें स्टार्ट करते ल्यूसेंट के सामान्य ज्ञान से, जिसमें सबसे प्रथम शुरुआत होगा इतिहास के पृष्ठभूमियों से, क्योंकि इतिहास में दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में टकराते हैं। इसे पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इसकी कुछ पृष्ठभूमियां देख लेते हैं जो कुछ है आपके सामने। सबसे पहले विषय सूची के बारे में बात किया जाए तो विषय सूची में आपको दिखाएगा कि प्राचीन भारत, इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद का उदय, जैन धर्म, जितने भी हैं सबके कंटेक्स्ट हैं। इतिहास है, भूगोल है, पर्यावरण है, परिस्थितिकी है, भौतिक विज्ञान है, उसके बाद रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे भारत के इतिहास से। किसे शुरुआत करेंगे? भारत के इतिहास से। और आप लाइन बाय लाइन देखिएगा इसका, मैं आपके सामने रीड करता हूं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर, यानी हिमालय से लेकर ये दक्षिण में कहाँ तक फैला है? समुद्र तक। अगर यहाँ पर दोस्तों हिमालय है तो यहाँ पर आपका समुद्र तल तक ये फैला हुआ है। एक एग्जाम्पल के रूप में आप भारत के नक्शा देखेंगे तो इसमें एक बात और कहा गया है कि यह उपमहाद्वीप है। क्या है? बोलो, उपमहाद्वीप। आप ये समझिए कि द्वीप किसको कहते हैं, महाद्वीप किसको कहते हैं, प्रायद्वीप किसको कहते हैं। मैंने ये लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, द्वीप मतलब जिसको इंग्लिश में आइलैंड भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो चारों ओर जल पाया जाता है, जिसमें आकार में छोटा और बड़ा भी हो सकता है, उसे द्वीप कहते हैं, जिसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है। माफ कीजिएगा, महाद्वीप। महाद्वीप किसको कहते हैं? जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं कंटिनेंट। समुद्र द्वारा आपस में कटे भाग को महाद्वीप कहते हैं। आप जानते हैं जैसे 7 आपके कंटिनेंट है, जिसमें आपके दोस्तों एशिया, अफ्रीका, ये सब आते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? एक ऐसा स्थलखंड जिनके तीनों ओर जल एक भाग स्थल हो। तो भारत एक प्रायद्वीप भी है। आप ये जान लीजिए इसके तीनों भाग क्या है? जल, और एक भाग क्या? स्थल है। उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? जो कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है उसके तुलनात्मक रूप से वो छोटा होता है, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप भारत के बारे में देखिएगा, भारत को जो नक्शा है आपको दिखाई देगा, तो ये पहले जो था आपका गोंडवाना आइलैंड आप सुने होंगे, उसी का भाग ये कटकर आया है। ये एक महाद्वीप का हिस्सा था भारत, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। और कहा गया है कि महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष के नाम से जाना गया और इसको भरतों का देश कहा गया। यहाँ के जो लोग थे उसको भारती कहा गया और भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। जो भरत था एक प्राचीन कबीला था। ये जो आप ऊपर में देखे भरतों का देश, ये भरत एक प्राचीन कबीला था। अब ये सोच रहे होंगे कि सर कबीला किसको कहते हैं? तो कबीला दोस्तों किसी एक जाति, विशेष परिवार या विशेष गोत्र या विशेष वंश के लोग जो एक समूह बनाकर रहते हैं, उसको साधारण भाषा में कबीला कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। आगे कहा जा रहा है प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यानी प्राचीन भारतीय जो लोग थे, जो देश है अपना प्यारा भारत, अभी जो है इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। आप जब मंत्र पढ़िएगा, भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे भारत खंडे पुण्य क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है जब संकल्प लिया जाता है तो। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ? इसे जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं थे। ठीक है। प्राचीन ईरान के जो लोग थे इसे सिंधु कहते थे। क्यों सिंधु के नाम से इसे जोड़ते थे? क्योंकि ये सिंधु के नाम से इसलिए जोड़ते थे क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे आप देखेंगे बसा इसके पुरानी सभ्यता। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यानी वो सिंधु नहीं कहते थे, लेकिन क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यहां समझेगा, यही नाम से जाने जाने लगा। माफ कीजिएगा, बीच वाला मैंने लाइन छोड़ दिया। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरा देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है दोस्तों। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी लोग जो थे इसे इंदे कहते थे, अरब के लोग इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मध्यकाल था, मेडिवल पीरियड था, उस समय जो मुगलों का शासन था, उस समय के पीरियड में इसे हिंदुस्तान कहने जाने लगा। हिंदुस्तान जो शब्द है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है।
हिंदू क्या है? एक फारसी शब्द है, जिससे क्या बना? हिंदुस्तान बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। देखिए यूनानी भाषा है, इस जो इंदे है उसी के आधार पर इसे इंडिया कहने लगे लोग। अब आगे कह रहा है विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। आप ये समझिएगा कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश आपका कह सकते हैं उसमें है, और वो इसे क्या करता है? उत्तर और दक्षिण में बांट देता है। जैसे अगर यहाँ पर है तो ये वाला पार्ट उत्तर और नीचे वाला पार्ट दक्षिण। अब थोड़ा सा हमारा काम है कि जो विंध्याचल पर्वत है, जो आप जिसको कहते हैं विंध्य की श्रृंखला, इसे विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। ठीक है, यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह पर्वतमाला क्या करती है? विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसमें कौन कौन सा आप राज्य का शामिल कर सकते हैं जिसमें यह फैला हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ी फैला हुआ उसे वार्नेर की पहाड़ी कहा जाता है इसी विंध्याचल के पर्वत में। विंध्याचल की पूर्वी हिस्सा जो सतपुरा पहाड़ी से आकर मिलता है उस पर्वत को मैकाल कहते हैं। याद रखिएगा, मैकाल पर्वत किसको कहा जाता है? जब विंध्याचल की पूर्वी हिस्सा जो सतपुरा पहाड़ी में आकर मिलती है उस पर्वत को हम लोग मैकाल कहते हैं। पुरानी भाषा में बहुत प्राचीन समय में ऐसा बोला जाता था कि ये पर्वत बहुत ऊंचा बढ़ रहा था, जिस प्रकार मतलब जिसके वजह से सूरज का तापमान या सूरज की रोशनी रुक जाती है। विंध्य का मतलब ये होता बाधा डालने वाला। तो कोई एक मुनि थे जिन्होंने क्या किया, इसको रोक लगाया, इस पे रोक लगाया जो ये बढ़े नहीं, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा था, सूरज की रोशनी मतलब रोकने पर ये तुला हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता आप समझ पाए होंगे कि विंध्याचल की पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, और वार्नेर की पहाड़ी किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए इतना डिटेलिंग आपको कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको डिटेलिंग में बताऊं ताकि आप समझ पाए, देख भी पाए, चीजों को एंजॉय भी कर पाए। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। कह रहा है जो उत्तर का भाग है इसमें, उसमें इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं लोग बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते। देखिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी समझेंगे आराम से। देखिए कह रहा है जो आप देखिए कहीं पर कोई लोग आकर बसता है तो वहां पर जनसंख्या अलग अलग जगह से आते हैं। तो जैसे पहले आर्यंस लोग आए थे बसने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। उसी प्रकार से दोस्तों कह रहा है जो भारत की जो जनसंख्या है इसका निर्माण जो है प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है। किन किन नस्ल के लोग हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपके आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसमें सबसे पहला आपका आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलोयड। ये सब जो है आपकी मतलब नस्ल है जिससे भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर ध्यान भी नहीं देंगे हम लोग। बस आपसे कोई पूछेगा कि किन किन नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ, आप इसको थोड़ा सा इंटरनेट पे डाल दीजिएगा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कौन है, पेलियो ऑस्ट्रेलाइड कौन है, मेडिटेरियन कौन है, ये सब चीज आपको मिल जाएगा नॉलेज। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। हमारा जो भारत का इतिहास है इसको अध्ययन हम अच्छे से कर सके इसके लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पुराना भाग है, जो सबसे पुराना इतिहास है उसे प्राचीन भारत कहा गया है, भारत का। उसके बाद मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी भारत में किस प्रकार से प्राचीन समय में लोग रहते थे, बीच में रहते थे और अभी मॉडर्न टाइम में लोग रह रहे हैं। अब कह रहा है एक नोट में यहां पर सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में किसने बांटा? तो उसका सही उत्तर आप देंगे कि भाई क्रिस्टोफ सेलेरियस एक इतिहासकार थे। 1638 से लेकर 1707 एडी तक इनके आप कह सकते हैं कि सारा समापन, जन्म सब वगैरह हुआ। ठीक है, और ये जर्मन के थे। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या कह रहे हैं? देखिए आप समझिए, आप इतिहास जब पढ़िएगा उसमें आप अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्स ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपका इतिहास जानना चाहता हूं, सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि आप किसके पुत्र हैं, आपका घर कहाँ है, आप किस गांव के निवासी हैं। ये सब एक पुख्ता एविडेंस हुआ। लेकिन मैं आपके बारे में किसी किताब में पढ़ूं तो ये एविडेंस थोड़ा सा कच्चा हो जाता है, लेकिन जो चीज मैंने आंखों से देखा उसको पक्का एविडेंस कहते हैं। लेकिन किताब क्या बताता है वो समझते हैं।
कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्राचीन भारत में क्या स्थिति था, किस प्रकार का भारत था, इसकी जानकारी 4 चीजों से मिलती है। सबसे पहला दोस्तों मिलती है धर्म ग्रंथ से जानकारी, सबसे पहला। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से, यानी जो हमारा धर्म ग्रंथ है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उससे। इसके बाद जो है हमारा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास में कभी लिखा गया था, विदेशी लोग जो विवरण दिए अपने किताब में उससे, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल साइट से। 4 तरह से भारत के इतिहास के बारे में हम कैसे जानकारी ले सकते हैं, मुख्यतः 4 सोर्स से। सबसे पहला दोस्तों धर्म ग्रंथ, जैसे हमारा कोई भी एपिक रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कोई भी इस तरह की चीज है जिससे हम लोग ठोस सबूत निकाल सके, जिसमें पांडवाज कौरव के बारे में मेंशन है, अलग चीजें मेंशन है। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास के बारे में वर्णन करता है, जैसे विदेशी, जैसे मेगास्थनीज का किताब हो गया, ठीक है, कई सारे, जैसे इंडिका बुक हो गया, उससे कुछ जानकारी मिल जाता है, अलग अलग किताबों से जानकारी मिल जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका जो है पुरातात्विक संबंध साक्ष्य, जैसे कि किसी जगह पर आपको मतलब जानवर के साथ इंसान दफन मिलते हैं, जैसे बहुत जगह मोहनजोदारो है, जैसे मान लीजिए दैमाबाद है, गुजरात में कई ऐसे जगह जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट जो बने हुए हैं, वो दफन मतलब इन सेंस की वो हमेशा खुदाई करते रहते हैं, अलग चीज निकालते हैं, जिससे हम लोगों को आइडिया लगता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले यह समझते हैं कि हमें धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। देखिए, जो भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ का मतलब कि जिसमें धर्म के बारे में बखाने कि हमें कैसे जीना चाहिए, हम कौन हैं, ठीक है, उसे धर्म ग्रंथ को वेद कहा जाता है। उस धर्म ग्रंथ को, प्राचीन को क्या कहा जाता है, वेद कहा जाता है, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये जो वेद है, इसका जो संकलन किए थे, इसका जो निर्माण विधि किए थे, वो वेद व्यास किए थे। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। हमारा जो वेद है ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि ये पूरा संसार हम लोगों का परिवार है, इसे हम लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। देखो, जो हमारी भारत की परंपरा है, ये वेद को अपौरुषेय मानती है, यानी कि इसको पुरुष से कोई संबंध नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, अद्वितीय है, इसका कोई अंत नहीं है। वेद हमारे 4 वेद, कितने हैं वेद हमारे? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को जब एक साथ मिलाते हैं, या इन चारों वेदों को हम बोले तो इसको संहिता कहा जाता है। ये चीजें याद रहेगा। अब एक एक चीजें करके हम लोग पढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आता होगा, इसमें बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता बच्चों को फिर भी। देखिए, अब अगला जो है, अगला सेगमेंट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। डेली एक एक एपिसोड आपके लिए मैं उपलब्ध करवाऊंगा आज से।